रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फ़ैसला। मैं हूं आफ्ताब मोगरी। यकीनी तौर पर जिस तरह से मैं हमेशा कहता हूं कि फ़ैसले करने पड़ेंगे पाकिस्तान को, पाकिस्तान की पार्लियामेंट को, पाकिस्तान के सिपहसालार को। और तय है कि पाकिस्तान ने वो जब फ़ैसला किया था कि हिंदुस्तान के साथ जंग लड़ेंगे और जवाब देंगे, आज भी वही फ़ैसला पूरी कौम और यकीनी तौर पर हर एक शख्स के सामने है कि अगर हिंदुस्तान चाहे वो कह सकते हैं कि इंडस ट्रीटी मुआहदा कैंसिल करे या फिर पानी बंद करे, उस पर भी फ़ैसला बशमूल पाकिस्तान की सियासी असगरी क़यादत और पाकिस्तान ने कर लिया है। मगर बात करें कि हिंदुस्तान के साथ जंग लड़ने के बाद 1 साल गुजरने के बाद अब सवाल हिंदुस्तान के आम शहरी पूछ रहे हैं नरेंद्र मोदी से, राजनाथ सिंह से, कि आपने कहा था कि हमने पाकिस्तान में उनके एयरपोर्ट तबाह कर दिए, हमने जो है पाकिस्तान के जो है लाहौर में जो समंदर है उसको दरियाफ़्त कर लिया, वहाँ पे हमला कर लिया। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि आपने बताया था कि हमने पाकिस्तान के कई ठिकाने तबाह कर दिए, दहशतगर्दी ठिकाने तबाह कर दिए, मगर ये बिल्कुल भी नहीं बताया। जबकि राहुल गांधी पूछते रहे असम्बली के फ्लोर पर कि आप बताएं कि हमारे लोग कितने इसमें मारे गए और कितने लोगों को जो है ज़ख्मी हुए और क्या नुकसानात हुए। मगर उस वक्त राजनाथ सिंह ने वाज़ेह तौर पर कहा था कि एक भी शख्स इसमें नहीं हलाक हुआ। यकीन नहीं, आज जब 1 साल गुजरने के बाद अब तमाम हक़ाइक़ सामने आने शुरू हुए हैं, तो अब खुद तस्लीम कर रहे हैं, जो कि अब तक 6 की फिगर जिस पे हिंदुस्तान के अंदर बहस हो रही है कि 6 से ज़्यादा लोग इस जो जंग थी पाकिस्तान के साथ उसमें जो है मारे गए और उनके नाम भी सामने आए। मगर उसके साथ साथ गोदी मीडिया जो कि बदस्तूर जो है तमाम उन चीज़ों को छुपाती रही और हक़ाइक़ जो कि बताने चाहिए थे, जो कि मीडिया की ज़िम्मेदारी आयद होती है, वो नहीं बताए। इसके साथ साथ गोदी मीडिया ने ना सही हिंदुस्तान मगर आलमी सतह पे भी जो है अपना नाम और अपना रुतबा यकीनी तौर पर उन आज़ादी सहाफ़त की रैंकिंग में रोज़ाना की बुनियाद पे गिरता हुआ नज़र आया। चंद वो आज़ाद सहाफ़ी जो लिखते हैं उनके ऊपर भी पाबंदियां लग गईं और उसके साथ साथ जो खुल के बात कर रहे थे साबिक जनरल, साबिक जो है सहाफ़ी जिनको कह सकते हैं कि मुख्तलिफ वो टीवी चैनल पे प्राइम टाइम शो करते थे, अब वो सोशल मीडिया टूल पर बैठ कर नरेंद्र मोदी से और बीजेपी हुकूमत से सवाल पूछते हैं, तो उनके भी अकाउंट ब्लॉक कर दिए गए या तो बंद कर दिए गए। हिंदुस्तान के अंदर इस वक्त सूरत हाल जो कि इंतहाई ख़राब नज़र इसीलिए भी आ रही है कि तमाम रियासतों में तमाम लोग अब पूछ रहे हैं कि नौजवान पूछ रहे हैं कि आपने किस तरह से जो है ये तमाम हक़ाइक़ छुपाए, जो कि पाकिस्तान ने, पाकिस्तानी मीडिया ने हर एक चीज़, चाहे हमारे यहाँ लोग आम शहरी जो है ज़ख्मी हुए वो भी बताते रहे, चाहे हमारे यहाँ हिंदुस्तान की जानिब से जो हमले हुए मसाजिद पे हुए, कह सकते हैं कि अवामी जो जगहें थी उन पे हुए, तो वो भी हम बताते रहे। मगर हिंदुस्तान ने किसी भी हमले को तस्लीम करने से इनकारी थे, क्योंकि अमूमन हिंदुस्तान में ये कहावत है कि अगर सीमा पे तनाव है तो हिंदुस्तान में चुनाव है। तो ये चुनाव के तहत जो है नरेंद्र मोदी और बीजेपी कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के अंदर इन तमाम हक़ाइक़ को छुपाती रही। इसी पे आज बात करेंगे। एयर वाइस मार्शल जो है रिटायर एजाज़ मलिक साहब हैं, दफ़ाई तज्ज़िया निगार हैं, आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर सज्जाद बुखारी साहब हैं, किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़िया निगार हैं, आपका बहुत शुक्रिया। हाफिज़ एहसान अहमद साहब हैं, माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर, आपका भी बहुत शुक्रिया। मखदूम बाबर साहब हैं, सीनियर तज्ज़िया निगार, आप सबको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। हाफिज़ साहब आपकी तरफ आऊँगा। सर, ये क्या माजरा है कि 1 साल लगा नरेंद्र मोदी और बीजेपी की हुकूमत को कि वाक़तन जो है पाकिस्तान ने जो है मार का हक़ में और ऑपरेशन सिंदूर जो उन्होंने शुरू किया था उसमें उनके लोग मारे गए थे। तो ये क्या वजह थी कि 1 साल के बाद चलें, अब तो 6 तक तो आए हैं मगर आगे मज़ीद इसमें इजाफा होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका शुक्रिया कि आपने मौका दिया। जिस तरह पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात 1947 से अब तक चले आ रहे हैं, उसके अंदर हमेशा इंडिया जो है वो एक डिनाइल मोड के अंदर वो रहा है। चाहे उसे किसी महाज पे शिकस्त पाकिस्तान ने दी है,
वो उससे भी उसने डिनाई किया है। चाहे वो डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान ने उसे आउट क्लास किया है, आपने देखा है कि पिछले 1-1.5 साल से किस तरह बुनियानुम मरसूस के बाद पाकिस्तान का डिप्लोमेटिक जो स्टेचर है वो बढ़ा है, उससे भी उन्होंने डिनाई या एवेजिव जो है उसके अंदर रहे हैं। कश्मीर की एक जेन्युइन स्ट्रगल है, उसके ऊपर भी उनका एक एवेजिव किस्म का एक रिस्पॉन्स जो है वो रहा है। क्योंकि हिंदू की जो आदत है वो ये है कि वो छुप के जो है वो सारी चीजें करता है, और वही वो चीज ऐसी है कि जिसका एक नैरेटिव जो है वो बीजेपी पार्टी लेड बाय मोदी जो है उसने सारी चीजों को किया है। तो उसके अंदर पूरी दुनिया ने देखा, पूरी दुनिया ने उसको एक्नॉलेज किया कि किस तरह पाकिस्तान ने सिर्फ 3-4 घंटे के अंदर जो है इंडिया को रिस्पांस किया, और इंडिया ने हाथ खड़े कर दिए और इंटरनेशनली जो है वो चले गए मीडिएशन के लिए, और पाकिस्तान ने फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है उसकी बात को माना और उन्होंने कहा कि जी ठीक है, नहीं तो पाकिस्तान तो इनसे बहुत आगे इनको जाके जो है वो पूरा सबक सिखा सकता था, और अभी भी बहुत सिखाया। और जिसमें आप ये देखें कि इन्होंने एक पॉज किया कि जी देखें ये है कि अभी तो सिंदूर 2 उसने आना है, उनके आर्मी चीफ की स्टेटमेंट देख लें, इनकी देख लें। तो अब उन्हें उस चीज पर रियलाइज हो गया, तो ये मुमकिन नहीं था कि एक पॉज वाला सिंदूर 2 का एक प्रोग्राम चलाएं और उसके अंदर इन चीजों के एक्नॉलेजमेंट करें। तो आहिस्ता आहिस्ता आपने देखा होगा कि वो सिंदूर 2 का नाम भी लेना छोड़ गए हैं, और उसी की कंटिन्यूटी के अंदर जो है वो ये है कि उन्होंने फिर ये रिकग्नाइज कर लिया कि जी हमारे लोग जो हैं या हमारे ये जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के लोग हैं उस ऑपरेशन, और उससे ज्यादा इनका नुकसान हो। अभी तो ये एक आपको टिप ऑफ द आइसबर्ग उस चीज के अंदर नजर आया है। तो मैं ये समझता ये हूँ कि जो इंडियन डिप्लोमेसी है या इंडियन माइंडसेट है या बीजेपी माइंडसेट है या मोदी एक माइंडसेट है, वो हमेशा से पाकिस्तान के खिलाफ उसका एक एंटी नैरेटिव है या एक एंटी स्टैंस उसके अंदर रहा है। और जब आप उस लेवल पे चीजों को लेके चले जाते हैं तो फिर आपके लिए एक्नॉलेजमेंट करना जो है बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अगर आप एक्नॉलेज करेंगे तो आपकी शिकस्त है, और जब आपकी शिकस्त है तो आपके जो बुलंदबाग दावे हैं मीटिंग्स के अंदर, प्रोसेशंस के अंदर, और उसके बाद जो है आप चैनल्स पे आके कहते हैं तो फिर लोग उसको मानते नहीं है। तो यही वो चीज थी कि जिससे तकरीबन 1 साल तक उन्होंने इसको छुपाए रखा, और अल्टीमेटली ये है कि वो मजबूर इस चीज के अंदर हुए कि इन सारी चीजों को डिस्क्लोज करें, और उस डिस्क्लोजर्स के अंदर फिर दुनिया ने देखा इस चीज के अंदर कि पाकिस्तान जो उस वक्त अप्रैल मई के अंदर भी जो उसने कहा वो उसने पूरा किया, 1 साल के अंदर भी जो चीजें थी, और जिस तरह पाकिस्तान की फौज या पाकिस्तान के जो लोग हैं उन्होंने यकजान होकर जो है वो एक इस इंडिया को रिस्पॉन्स किया। बिल्कुल उसका हाफिज साहब साथ ही रहिएगा, मैं मखदूम बाबर साहब की तरफ जाऊंगा, उनको भी इंडिया जो है वो एक रिसीविंग एंड पे है, डिफीटिंग एंड पे है, और मेरा ख्याल है कि इंशाअल्लाह ताला हम हर माह के अंदर आगे जाके इंशाअल्लाह सर हमारे साथ ही रहिए। मैं मखदूम बाबर साहब की तरफ जाऊंगा, उनका नुक्ता नज़र भी आना चाहिए। बहुत शुक्रिया मखदूम बाबर साहब। फरमाइएगा सर, ये क्या कहते हैं ना कि देर की मेहरबान आते आते राजनाथ सिंह तो कहते रहे कि नहीं जी एक भी शख्स नहीं मरा, और पाकिस्तान की जानिब से जो हमले हुए उसमें ना तो हमारा कोई नुकसान हुआ, ना तो हमारे जहाज़ गिरे, ना तो कोई फौजी मरा। अब तो जो है हिंदुस्तान में जो है एक कह सकते हैं कि सोशल मीडिया और मीडिया पे बिल्कुल जो है तनकीद की भरमार है कि राजनाथ सिंह उस वक्त इतने बड़े फ्लोर पर झूठ बोल रहे थे। अब ये 6 लोग जो मारे गए थे ये कहाँ से आए? जी बहुत शुक्रिया मोदी साहब। सबसे पहली चीज तो ये है कि राजनाथ साहब टेक्निकली अगर आप देखें तो वो डिस्क्वालीफाई हो गए। दुनिया की सारी पार्लियामेंट्स की ये प्रेसिडेंट है कि जब कोई गलत बयान साबित हो जाए किसी ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस दिया है तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है। ना तो वो अपने पार्लियामेंट के मेंबर रहे हैं और डिफेंस मिनिस्टर तो वो बिल्कुल भी नहीं रहे। तो खैर अगर वो ना माने ये एक नदी बात है कि वो इंडियंस किसी चीज को मानते नहीं है, लेकिन ये डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं। दूसरी बात ये है कि ये तो अभी 6 नाम जो है ये साइटेशंस के दिए, ये तो उन्होंने इनको रोल ऑफ ऑनर पे डाला है, इनकी झूठी सच्ची साइटेशन बनवा के। जो एक्चुअल लॉस है वो तो इनका बहुत ज्यादा है, लेकिन ये मान गए हैं कि ये 6 तो हैं, इनको तो हम अवार्ड दे रहे हैं। आपको याद होगा ये झूठी साइटेशन बनाने में बहुत तेज हैं इंडियन। कारगिल में भी एक झूठी साइटेशन से कारगिल की जितनी इन्होंने अवार्ड दिए थे वो सारे क्रेडिबिलिटी खो गए। ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव जिसको इन्होंने पोस्ट ह्यूमस बाद वफात निशाने हैदर के लेवल का जो परमवीर चक्र अवार्ड है, वीर चक्र अवार्ड, वो इन्होंने दिया था। और वो
तो एक्चुअली ही वाज फाउंड आउट टू बी एन एब्सकॉन्डर। वो तो मौत से भागा था, कारगिल से। उसने लाशों में खुद को छुपा दिया था। और जब अवार्ड की साइटेशन होगी तो पता चला वो तो दिल्ली के एक सीएमएच में ट्रीटमेंट ले रहा है, जिसको इन्होंने पोस्ट फेमस अवार्ड दे दिया था उसको। तो ये एक साइटेशन है बड़ी। जब भी पाकिस्तान से इनकी जंग होती है तो झूठी साइटेशन बहुत बनाते हैं। और उसमें इन्होंने अपने लोगों को दिखाना ये होता है कि हमारी अफवाज बड़ी बहादुर हैं कि वो इस लेवल के अवार्ड डिजर्व करती है। अभिनंदन स्क्वाड लीडर को इन्होंने प्रमोट कर दिया बिल्कुल इस बेस पे कि जी वो पाकिस्तान में बहुत तबाही जी। करके आया, जो कि वो ही वाज अगेन अरेस्टेड एंड POW एंड हैंडेड ओवर। पहली दफा है कि ऐसे कारनामे पे जिसने अपना जहाज गिरवा दियो उसको आप और सर अवार्ड भी दें। मैं और ये कहूँगा जहाज भी गिरवा दिया और पाकिस्तानी उसे छित्तर खा के वापस गया वो, इसको ये भी हाँ कह जी हाँ। और सकते फिर आप हैं। उसके बाद भी उनको उन्होंने जो है इतना बड़ा अच्छा अवार्ड दे दिया। सजाद बुखारी साहब को शामिल गुफ्तगू करूं, ये आप सही कह रहे थे कि पाकिस्तान नहीं कि छित्तर जो है काम आ गए, उसको कम से कम अवार्ड तो अच्छा मिल गया। सजाद बुखारी साहब, आप भी अमूमन हिंदुस्तान और हिंदुस्तान की तमाम चीज़ों को नज़दीकी से देख रहे हैं। सर ये क्या वजह बनी कि इतनी टाइम लगा और ये 6 जो लोगों की अब हलाकत जो है हिंदुस्तान मान रहा है और उस पर इंतहाई कह सकते हैं ना तनकीद हो रही है सोशल मीडिया पे, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे। गोदी मीडिया तो नहीं करेगा मगर यकीनी तौर पर कांग्रेस पूछ रही है, राहुल गांधी पूछ रहा है, अपोजिशन पूछ रही है, कॉकरोच पार्टी पूछ रही है। अलमिया तो ये है कि आपने अब ये क्यों बता रहे हैं, क्योंकि आपने असेंबली के फ्लोर पे तो आपने कहा कोई नुकसान नहीं हुआ हमारा। बहुत शुक्रिया आपका। मेरे जो दोनों मोअज़्ज़िज़ मेहमान हैं उन्होंने अपने मुख्तलिफ पहलुओं को उजागर किया। अभी थोड़ी देर पहले ही मैं एक इंडियन चैनल पे बैठा था, एक मैंने सवाल उनसे किया था मासूमाना कि ये जो आप लोगों ने 6 लोगों का, जिसमें एक लांस नायक का जिक्र भी है, उसमें एक एयरफोर्स का एहलकार भी शामिल है। मैंने कहा वो एयरफोर्स का एहलकार ग्राउंड फोर्सेस के साथ मिलकर लड़ रहा था, उसने अपनी एयरफोर्स छोड़ दी थी। तो अगर वो एयरफोर्स का एहलकार था तो बताए वो कौन से तैयारे में था? डेफिनेटली कोई क्रू मेंबर ही होगा ना, किसी एयरक्राफ्ट में वो बैठा होगा, किसी जहाज में वो बैठा होगा। दूसरा सवाल मैंने एक और किया था, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल। मैंने कहा ये बताएं, हमारे यहाँ जब भी कोई शहादत होती है तो आपको याद होगा हमारे कर्नल का बेटा शहीद हुआ तो विद इन, मेरे ख्याल में मैं उस वक्त लाइव बैठा हुआ था, विद इन फ्यू मिनट्स जो है मैंने अनाउंस कर दिया था उसे। हमारे एक बच्चे पे हमला किया, कुछ मासूमों को निशाना बनाया, मसाजिद पे हमले किए, तो हमने फौरन उसको न्यूज को ब्रेक किया। तो हम अपने शोधा को बड़े फख्र के साथ पाकिस्तान के परचम में लपेट के उसकी तदफीन करते हैं। वो सिक्योरिटी एहलकार, वो उनके दोस्त जो होते हैं या स्क्वाड्रन लीडर या जो भी आप उनको कहें, वो वहां पे मौजूद होते हैं, पेरेंट्स मौजूद होते हैं, फखरिया तौर पर हम उनकी तदफीन करते हैं। ये सवाल का जवाब अभी तक उन्होंने मुझे नहीं दिया कि 1 साल में आपने इनकी रसूमात तो आखिरी अदा की होगी ना, इनकी चिता जलाई होगी, संस्कार हुआ होगा, सारा कुछ। तो वो 1 साल तक क्या हुआ? क्या आपने इनकी जो लाशें थी उनको छुपा के रखा था, किसी सर्द खाने में आपने रखा हुआ था? तो सवालात तो बहुत सारे हैं। अब जो राजनाथ सिंह है, जो प्रमोशन जिसकी हुई, पहले वो वजीर दाखिला था, इंटीरियर मिनिस्टर था, अब वो डिफेंस मिनिस्टर बन गया है। तो जो जितना पेट भर के झूठ बोलेगा, तोल तोल के लपेट लपेट के झूठ बोलेगा, उसकी प्रमोशन हो जाएगी। और ये मोदी सरकार ने एक प्रेसिडेंट सेट किया। वो कैसे, अब मैं आपको बताता हूँ। पहलगाम के हवाले से कल आपने एमबी बेग है जिन्होंने न्यू दिल्ली से BBC को एक रिपोर्ट किया, क्या हमने वो खबर पढ़ी है? मैंने तो वो खबर पढ़ के उनको पूरी सुनाई है कि ऑपरेशन जो सिंदूर था, इसको इतनी पिट पड़ी है, यानी जिसको कलंक का टीका मैं कहता हूँ। ये ऑपरेशन सिंदूर नहीं था सर, ये माथे का कलंक है। तो अभी इनको वो इस्तेमाल करना चाहिए। एक तो मैंने ये मशवरा भी दिया है। और उसके बाद आप देखिए कल जो ब्रिटिश थिंक टैंक्स हैं उन्होंने भी एक रिपोर्ट जारी की है। फिर हम आ जाते हैं, बरतानिया की बात करते हैं, फ्रांस के फॉरेन ऑफिस की रिपोर्ट की बात करते हैं, UN की बात करते हैं। ये खुद अभी तक ये नहीं बता पाए। अभी इन्होंने 36 जो राफेल्स हैं उनके इन्होंने टेंडर निकाल दिया। मगर सजाद बुखारी साहब, जो के बड़ी अहम सवाल यहाँ पे पैदा होता है कि UN या फिर बरतानिया या पाकिस्तान या कोई भी, मगर हिंदुस्तान के अंदर जो लोग सवाल उठा रहे हैं, जिनका आपने जिक्र किया, उदय भास्कर साहब को मैं पढ़ रहा था, उन्होंने भी कई सवाल उठाए हुए हैं। माने जाने जो है एक नवंबर, एक वहाँ के राइटर हैं और जो है तजिया निगार हैं, उन्होंने पूछा इनसे, उन्होंने BBC पे भी जाके कहा, हर जगह पे बात की कि भाई ये हुआ क्या, ये 6 छप जो हैं जिनको
जो लोगों के कहें कि जान ये कहां से आई, आप वाला ही सवाल उठाया कि क्या इनको सटखाने में रखा था? देखिए ये जो प्रताप सिंह है ना, कांग्रेस रहनुमा, ये तो उन्होंने तो बिल्कुल इस्तीफे का भी मुतालबा कर दिया। उनकी वीडियोस आज आप देखेंगे सोशल मीडिया पे भी बड़ी गर्दिश कर रही है। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बताऊं, हमारे यहाँ कहते हैं जी ऑपरेशन सिंदूर 1, ये कहते हैं सिंदूर 1, फिर कहते हैं 2.0 अब स्टार्ट हो गया है, होने लगा है या स्टार्ट हो गया है। पहले तो ये एतराफ है कि सिंदूर 1 नाकाम हो गया, ठीक है। अब सिंदूर 2 क्या है, ये आपके सामने। कैसे? इंडस वाटर को छेड़ देना, इंडस वाटर ट्रीटी हम नहीं मानते, हम ये नहीं करते। यानी जिनको अभी तक बर्लिन रूल्स का नहीं पता, जिनको अभी तक हेल्सिनी रूल्स का नहीं पता, 1966 में क्या रूल्स आए थे उस वक्त, और फिर उसके बाद ये जो बर्लिन रूल्स हैं, इन बर्लिन रूल्स को आपको पता है अपडेट किया गया है। इन बर्लिन रूल्स के मुताबिक अब ये दो तरफा भी नहीं रहा मामला, यानी एक तरफा तो हो ही नहीं सकता। अब दो तरफा भी ये इंडस वाटर का मामला नहीं हो सकता। वो इसलिए कि अब इसके अंदर दो और शिकें शामिल कर दी गई हैं। एक शिक है 2024 में जिसको अपडेट किया है, एक है उसमें इंसानी हुकूक शामिल कर दिया, दूसरा उसमें एनवायरमेंट डाल दिया है। अब जब भी आप किसी दरिया को छेड़ेंगे तो आपने वर्ल्ड फोरम पे जाके इसको प्रेजेंट करना है। ये नहीं है कि यहाँ पे आपको इंडस वाटर कमीशन का इजलास बुलाएंगे या उससे आप राय फरार इख्तियार कर लेंगे। अब आपको किसी वर्ल्ड फोरम पे जाके आपको डेटा शेयरिंग होगी आपकी, यानी आप बताएंगे कि इन दरियाओं के साथ आप क्या कर रहे हैं। दूसरी बात, अच्छा तीसरी बात, हमारे कुछ नादान दोस्त हैं, वो बार बार एक ही बात करते हैं, पानी रोक देंगे तो हम ये कर देंगे पानी। मैं आपको एक बड़े वाजे तौर पर बताऊं, हिंदुस्तान की कैपेसिटी नहीं है कि वो पानी पाकिस्तान का बंद करे। कैसे? जो हमारा 3400 किलोमीटर का इंडस रिवर है, जो तिब्बत से स्टार्ट होता है, फिर ये होता होता लद्दाख के एक ऐसे एरिया में पहुंचता है जहां पे ग्लेशियर्स हैं, आपको पता है। उस ग्लेशियर्स और उस एरिया में जहां ये पानी बंद करने की हमें बात करते हैं, वहां पे -50 डिग्री सेंटीग्रेड है। वहां पे आयल जो होता है वो भी जम जाता है, फ्रीज हो जाता है, ठीक है। फिर इन्होंने एक और चिनाब टनल जो था, जिसको इन्होंने चिनाब ब्यास टनल का नाम दिया था, आपको याद होगा। इन्होंने कहा कि हम ये चिनाब का पानी मोड़ देंगे। अच्छा, सिर्फ 2 मिलियन एकड़ फीट पानी जो है उसकी कैपेसिटी है रोकने के लिए, वो भी चैनलाइज अगर होता है टर्बाइंस के बाद, उसको वो रोक सकते हैं। जो 24 मिलियन एकड़ फीट पानी है, उनको इनका अबर रोकेगा? वो रोक ही नहीं सकते। बिल्कुल, आपने सही कहा सज्जाद मुगल साहब। मैं एजाज मलिक साहब को भी शामिल गुफ्तगू करूं। एजाज साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने का सर। जो कि इस वक्त सवाल उठ रहा है, आप दिफाई तजिया निगार हैं, समझाइएगा। हम समझने से कासिर है या समझ नहीं पा रहे, हिंदुस्तान के लोग भी समझ नहीं पा रहे कि 1 साल के बाद हिंदुस्तान ने ये 6 हलाकतें जाहिर की हैं। राजनाथ सिंह जो है पार्लियामेंट में पहले दिन से कह रहा था कि हमारे यहाँ कोई भी फौजी एहलकार नहीं मरा, मगर सज्जाद बुखारी साहब ने भी आज सवाल उठाया, हमने भी उठाया आज इंडियन चैनल पे कि जी कम से कम ये तो बताएं कि ये 1 साल वजह क्या हुई। और पाकिस्तान के अंदर हमारे यहाँ ISPR और हमारे ज़िम्मेदार इदारे अगर कहीं शहादतें होती हैं तो उसी दिन जो है शहादतों का जिक्र भी होता है, तस्वीरें भी आती हैं, फिर उनके आबाई गांव जो है डेड बॉडियाँ भी पहुँचती हैं, उनके यहाँ लोग ताज़ियत के लिए भी जाते हैं, सिपाही सालार से लेकर नीचे तक जो है बयानात आते हैं। मगर ये क्या वजह थी कि 1 साल तक जो है ये बताने से कासिर थे? जी बहुत शुक्रिया। ये अब बस इनकी बदहवासियाँ और इस किस्म की जो है ना बेरब्त किस्म के ये बयान इनके आते हैं, मुझे नहीं समझ आती। और किसी भी जो है ना जिम्मेदार जो है एनालिस्ट को ये चीज़ कभी भी वो इसको हम नहीं समझते कि कोई इसको जस्टिफाई कर सकेगा कि जिस तरह इन्होंने पहले जहाज क्लेम कर दिए 1 साल के बाद, फिर ये अब इस तरह की बयानबाजी, तो ये सारी चीज़ें जो है ना ये जाहिर करती हैं कि इनकी लीडरशिप में मिलिट्री लेवल पे और पॉलिटिकल टॉप लेवल पे आपस में क्या चल रहा है, तो किस किस्म का इनका जो है एक सिंगल पॉइंट एजेंडा होता है कि पाकिस्तान को मिलान किया जा सके। असल में आजकल जो उनके हालात हैं, जो पाकिस्तान की एक रिन्यूड
इंटरनेशनल रिकग्निशन है इस बिल्कुल। खिते में, है सोल सिक्योरिटी प्रोवाइडर गारंटर के तौर पे पाकिस्तान ने जो अपने आप को जो है मनवाया है, वो चीज़ उनसे और इजराइल दोनों से हजम नहीं हो रही, और ये उसके नतीजे में ये अनप्लैंड अब्रप्ट जो है ये उनके रिस्पॉन्सेज हैं, जिसको बहुत ज़्यादा सीरियसली लेना नहीं चाहिए। मेरा नहीं ख्याल उस पर हमें वक्त ज़ाया करना है। डॉक्टर साहब ने जो दूसरी बात की इंडस वाटर ट्रीटी के उसकी जो लीगल पोजीशन है और उसकी जो स्टैचुरी पोजीशन है, डॉक्टर साहब ने माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त रिसर्च की है, और वो जो है ना इंटरनेशनल रिलेशन से ज़्यादा वो मुझे जो है ना हाइड्रो पावर और जो है ना सी लॉज के एक्सपर्ट लगे आज। तो माशाल्लाह उन्होंने बड़ी अच्छी रिसर्च की है, और मैं बिल्कुल उनके साथ मुत्तफिक हूँ कि ये भारत के लिए इतना आसान नहीं है। उनके पास स्टोरेज कैपेसिटी ही नहीं है कि वो सरीहन आपका पानी बंद कर दे। इतने बड़े लेवल का जो है फ्लो उसको जो कि डिपेंडेंट है अपने उन फाउंटेन हेड्स पे जहाँ से वो शुरू होता है, और वो एनवायरनमेंट पे डिपेंडेंट है, क्लाइमेटिक कंडीशन पे डिपेंडेंट है। उसको ये कोई पानी का नल नहीं है कि जिसको ऑन ऑफ आप कर लेंगे स्विच से या टैब से। तो ये इसमें ज़्यादा एग्जैजरेशन है, लेकिन हैविंग सेड दैट हमें यकीनन ये राइटफुली अपने जो है इन मसाइल को प्रोजेक्ट करना चाहिए, और इसमें उन तमाम इंटरनेशनल एजेंसीज को, फोरम्स को इन्वॉल्व करना चाहिए जिनका ओपिनियन इस स्टेज पे मैटर करता है, और जो कल को अगर हम डिस्प्यूट में जाते हैं तो जो डिसीजन मेकिंग में हमें हेल्प कर सकते हैं। तो ये हमें बिल्कुल इसको एक टॉप प्रायोरिटी पे हमें इसको रखना चाहिए, क्योंकि ये भारत जो है वो इस चीज़ को पानी को वेपनाइज कर रहा है एक्चुअली अपने उन नापाक साइम के लिए, जो वो काइनेटिक एजाज साहब साथ ही रहिएगा, मैं मखदूम बाबर साहब की तरफ जाऊंगा। मखदूम साहब, एक बड़ी बात यह है कि इस वक्त अगर बात की जाए, हिंदुस्तान खौफजदा है। अब वो जिस तरह से डॉक्टर साहब भी फरमा रहे थे कि ऑपरेशन सिंदूर जो है 1 और फिर 0.1 होगा या जो है 2 होगा। अजीत डोगल को कहें कि स्क्रिप्टेड जो है इनकी फिल्में जो है पार्ट 2 पार्ट 1 आती हैं रही हैं माजी में, वो फिल्म की हद तक तो अच्छा है, मगर इस वक्त दिल्ली और काबुल के बीच में जो ये कुर्बतें बढ़ रही हैं, और पिछले दिनों आपने देखा कि हमने फिर जो हिंदुस्तान की प्रॉक्सी और हिंदुस्तान के रॉ फंडेड जो दहशतगर्द थे जिनको हमने टारगेट बनाया, सबसे ज़्यादा तालिबान पर इस वक्त हिंदुस्तान जो है चिल्ला उठता है। तो फिर तो इस पर वाज़ेह बात हो गई कि जी तालिबान की हुकूमत और काबुल और वहाँ का मीडिया, वहाँ के लोग अब बराह रास्त जो है कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के ताबे हैं और हिंदुस्तान की ही रॉ के इमा पे ही काम कर रहे हैं। जी, ये तो बड़ी सिंपल चीज है। अब तो उनके एनालिस्ट भी इंडिया के ये कहने लग गए कि इंडिया के पास कोई दोस्त नहीं रहा सिवाय अफगानिस्तान और इसराइल के जी, और अफगानिस्तान के पास तो पहले ही जो है इंडिया ही था। आज समझ नहीं आती कि ये अपनी इकदार क्यों भूल जाते हैं, माजी कैसे भूल जाते हैं अफगान जो हैं। ये तो बुद्धा के तो मुजस्मे गिरा रहे थे और कुफार की जाके गोद में बैठ जाते हैं। ये वही हिंदी रूसी भाई भाई थे। सोवियत यूनियन ने जब इनकी माओ बहनों के सोवियत सोल्जर्स ने रेप किए थे, और उस वक्त वो किसकी सपोर्ट थी उनको इस रीजन में सिर्फ इंडिया की सपोर्ट थी, और वो इंडिया के ही एलाइज थे या इंडिया उनके एलाइज थे। खैर, सिंदूर 2 की जहां तक बात है तो सिंदूर 2 तो जारी है। सिंदूर 2 वही था जब उन्होंने कहा था कि हम सिंदूर 2 शुरू करेंगे, उस वक्त भी उनका शुरू था और अभी भी जारी है। वहां भी उनको बंदोबस्त किया जा रहा है। सिंदूर 2 है जो ये अफगानिस्तान के थ्रू टेररिज्म करा रहे थे। ये था इनका सिंदूर 2, और कौन सा सिंदूर 2 इन्होंने करना था। तो सिंदूर 1 की तरह इसको भी बड़ी अच्छी तरह हैंडल किया जा रहा है। लेकिन इशू ये है कि इनको डॉलर चाहिए होते हैं, चाहे वो रॉ से मिले चाहे वो CIA से मिले। एकदम ये वही इस वक्त बैठे हैं जो CIA से डॉलर्स लेके तो
सोवियत के खिलाफ लड़ रहे थे, आज ये रॉ से डॉलर्स लेके पाकिस्तान के खिलाफ टेररिज्म करने। वैसे तो फुल फ्लेज कन्वेंशनल जंग तो इनकी कैपेसिटी नहीं है, टेररिज्म की है। तो इंडिया का इनका जो है वो मुश्तरका मफादात की काउंसिल बनी हुई है, जिसमें इसराइल भी शामिल है, जिसमें इंडिया ने ला के यहाँ पे दाइश बनवाई, और जिसमें इंडिया का सारा रोल ये रहा। इनकी जो अब तो चीज़ें छप चुकी हैं, मीडिया में आ चुकी हैं, किस तरह इन्होंने अजीत डोभाल ने दाइश वालों से अपनी जब नर्सेज हॉस्टेज बनी थी वो छुड़वाने के बदले कोई पैसा नहीं दिया, कहा हम तुम्हें एक नई ओपनिंग देते हैं, और वो अफगानिस्तान में इनको सेटल कराया, ह्यूमन रिसोर्स मिली, सारा कुछ भी दिया। वेपन भी उनको वहीं से मिल रहे हैं। सीरिया से यहाँ पे सारा कुछ लेके आना, वो भी ईरान से गुजर के, ये तो मुमकिन नहीं था। तो ये जो दाइश और खुरासान हिंद जो बने गया, पहले अलकायदा हिंद थी, फिर ये सारी चीजें ये इधर से ही बन रही थी और यहीं से आई। बट द मैटर ऑफ फैक्ट इज कि ये इनका जो जॉइंट वेंचर है जी, ये तो पूरी तरह पिट चुका है। अब तो इस पे दुनिया की मुख्तलिफ UN की रिपोर्ट्स आ चुकी है कि कितनी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अफगानिस्तान में कौन फंड कर। चक हैगल जो वजीर दिफा थे वो कह चुके हैं कि इंडिया शुड स्टॉप यूजिंग अफगान सॉइल फॉर टेररिज्म इन पाकिस्तान। तो ये सारी चीज़ें ऑन रिकॉर्ड हैं, और मसला सिर्फ ये है कि इसको आप उठाते किस लेवल पे हैं और कितनी जल्दी उठाते हैं। इस वक्त पाकिस्तान UN में जो अफगानिस्तान की सैंक्शंस कमेटी है उसका हेड भी है, और पाकिस्तान इस वक्त जो ओवरऑल टेररिज्म का है उसको भी चेयर कर रहा है, जो सीट है वहाँ पे UN में। तो मेरा ख्याल है इस वक्त फॉरेन ऑफिस को एक बड़ा नया डोजियर भी भेजना चाहिए। इस वक्त पाकिस्तान की बात पहले से ज़्यादा क्रेडिबल हो चुकी है, पहले से ज़्यादा सुनी जा रही है, और पाकिस्तान जो डोजियर अब दूसरे ममालिक को भेजेगा उसको अब और निगाह से देखा जाएगा, क्योंकि EU डिसइंफो लैब ने जो इंडिया क्रॉनिकल के नाम से बिल्कुल बिल्कुल साहब आपने कहा जो बिल्कुल दुरुस्त है कि पाकिस्तान की इस वक्त आलमी सतह पर ख़ासतौर पर इस जो है ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात के बाद ख़ासतौर पर पाकिस्तान की सियासी और असगरी क़यादत के कह सकते हैं कि बात में काफ़ी वज़न भी है और इस वक्त बात करनी चाहिए। मैं हाफिज़ साहब आपकी तरफ आऊँगा कि अगर बैनुल-अक़वामी उमूर की बात करें तो सर दुनिया को समझा सकेंगे, जो कि कल जिस तरह से हमने इंडस टीटी वाटर पे बैठ के बात की, मगर इसके साथ साथ हम इस पे भी बात कर सकें कि जी अफ़गानिस्तान के अंदर जो कि 12 काबुल को हैं और बता चुके हैं कि जी आपकी ज़मीन इस्तेमाल हो रही है, और जिस तरह से रोज़ाना की बुनियाद पर अगर दिल्ली से काबुल फ़्लाइट आ रही है तो इतने लोग तो नहीं आ रहे होंगे, ट्रैवलिंग तो नहीं हो रही होगी, दवाइयों की कैब की मद में, दीगर चीज़ों की मद में ड्रोन भी आते हैं, हथियार भी आते हैं और दीगर चीज़ें आती हैं, जो कि इस वक्त लाइफलाइन जो है कहीं ना कहीं दिल्ली से बरह रास्त चल रही है। तो फिर इस पर तो बात करनी चाहिए। देखें, आपने दो चीज़ों की तरफ इशारा किया है। एक आपने इशारा किया है कि जो पाकिस्तान वीजा वर्स इंडिया और उसके अंदर इंडस वाटर ट्रीटी, और दूसरा ये जो है कि जो एक नेक्सस है अफगानिस्तान का और उसके बाद इंडिया का जी, और उसका वीजा वर्स टू पाकिस्तान। मैं पहले से आऊँगा, मैं उससे ये कहना चाहूँगा कि दुनिया के अंदर जहाँ पे भी एक कंट्री दूसरे कंट्री के अंदर दरिया जाते हैं, ये कस्टमरी लॉज चीज के अंदर और बाद के अंदर उसको रेटिफाई किया बहुत सारे कन्वेंशंस के अंदर, जिसके अंदर 1969 का कन्वेंशन आया, स्पेसिफिक वाटर से रिलेटेड 1966 का जिनेवा का आया, फिर 97 के जो है वो आपने और यूनाइटेड नेशंस ने इसको इम्प्रूव करके किया। तो उसके अंदर जो दरियाओं का बहाव है उसको जो भी जिसे अपर एपेरियन होता है वो कंट्रोल नहीं कर सकते, और एब्सोल्यूट राइट जो है उनका नहीं होता, और पानी में आगे नीचे जाना होता है। ये दुनिया भर के अंदर इस तरह की, और कभी भी इस तरह की चीजें नहीं आई जिस तरह पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ये सिचुएशन आई। अब ये पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो सिचुएशन आई वो ये कि जो हमारी बाउंड्री जो थी, जिसको एक नलफाइडी तरीके से रेड क्लिफ अवार्ड या उसके बाद लॉर्ड माउंटबेटन जो है, तो उसने जब इस सारी चीज को गलत तौर पे किया, तो जो चीजें पाकिस्तान के अंदर आनी चाहिए थी, जिसमें गुरदासपुर था और उसके बाद कश्मीर आना चाहिए था, इन्होंने उसको गलत तरीके से एक्सेशन करवाई,
और उस सेशन के बाद जो है वहां पे फोर्सफुली ऑक्यूपेशन कर दी। अब ये है कि जब ऑक्यूपेशन कर दी उसके बाद मामला यूनाइटेड नेशंस में चला गया और यूनाइटेड नेशंस के एजेंडे के ऊपर आज भी ये मौजूद है कि कश्मीर एक इंटरनेशनल डिस्प्यूट एरिया है और उसका फैसला जो है वो कश्मीरी करेंगे अंडर द क्लाबरशिप जो है यूनाइटेड नेशंस की। अब जब वो पाकिस्तान बन गया तो हुआ ये कि जितने भी आपके हेडवर्क्स थे वो सारे के सारे जो थे वो इंडिया के अंदर थे और क्योंकि वो सारा नेचुरल फ्लो उस तरफ था तो इंडिया ने पहली दफा पाकिस्तान का पानी जो है वो 1948 के अंदर रोका अगस्त के अंदर और उसके बाद इन दोनों ममालिक के अंदर एक टेंशन जो है वो क्रिएट हुई और उसको फिर वर्ल्ड बैंक ने रियलाइज करके 1951 के अंदर उन्होंने इसको टेक ऑन किया और 1960 तक जो है यानी कि 9 साल के अंदर निगोसिएशन पे पहुंचे और एक इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो साइन किया गया और उसके अंदर बुनियादी तौर पे 10 चीजों को उन्होंने एक तो उन्होंने डिवीजन ऑफ वाटर कर दी कि ईस्टर्न वाटर जो है उनका फ्लो या उसकी यूजेज इंडिया करेगा, वेस्टर्न पाकिस्तान करेगा, फिर उसके बाद डाटा शेयरिंग की बात कर दी। सबसे बड़ी जो चीज उसके अंदर कहेगी कि यूनिलैटरल जो है क्योंकि हमेशा जो है अब आप देखिएगा कि फ्यूचर के अंदर ये है कि जंगें जो है वो पानी पे लड़ी जाएंगी और हरमूज आपको एक बेस्ट एग्जांपल इन सिचुएशंस के अंदर नजर आती है कि किस तरह ईरान ने इसको यूज करके जो है इस्तेमाल किया और अपने डिफेंस के लिए आया। तो उन्होंने कहा कि यूनिलैटरली आप इसको विदड्रॉ कोई भी कंट्री नहीं कर सकता, आर्बिट्रेशन का एक मैकेनिज्म मौजूद है, न्यूट्रल एक्सपर्ट्स हैं, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है और उसके बाद ये है कि अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो विद म्यूचुअल कॉन्फ्रेंस आप कर सकते हैं। अब इस एग्रीमेंट जो है या ट्रीटी जो है उसको इंटरनेशनल कवर जो है वो वर्ल्ड बैंक ने दिया, नेगोशिएशन जो सारा हुआ और जितनी भी पाकिस्तान की और इंडिया की वॉर स्विंग चाहे 65 हुआ, 71 हुआ, उसके बाद आपका कश्मीर के जो इश्यूज आए या उसके बाद पागल का आया, कभी भी ये चीज ऐसी नहीं थी कि इंडिया ने यूनिलैटरली जो है इन चीजों को इस तरह कहा। लेकिन ये एक आहिस्ता आहिस्ता जो है उन्होंने इस ट्रीटीज की वायलेशंस करनी शुरू कर दी मुख्तलिफ टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर और मामला चलते चलते जब भी कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के अंदर गया कभी उनकी फेवर में आया और पिछले 3 साल से हर मामला जो है वो जुरिस्डिक्शन से लेके टेक्निकलिटीज तक हमारी फेवर के अंदर आया। अब ये है कि जब इन्होंने प्लान करके इल्जाम किया तो उससे पहले आपने देखा होगा कि कई डैम जो थे इन्होंने टेक्निकली गलत बनाए, उसके अंदर जाके जो है इन्होंने पहला काम ये किया, आप ये देखें कि जो ही इंसिडेंट हुआ विद इन 2 डेज जो है उन्होंने कहा कि हम यूनिलैटरली इसको सस्पेंड करते क्योंकि उनके अंदर एक जोन था कि हम पाकिस्तान को सरेंडर कर लेंगे, हम पे अटैक करना चाहते हैं और हम दुनिया को ये दिखाएंगे कि हम बड़ी मिडल सुपर पावर हैं और हम इस सारे खत्ते के अंदर रीजनल पावर के तौर पे हैं। लेकिन अल्लाह की करनी ऐसी हुई कि पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान के लोगों ने ऐसा रिस्पांस दिया कि उनके छक्के छूट गए। अब जब वो आए हैं उसके बाद ये है कि जहां जहां उनका ये मौकफ किया है इस इंडस वाटर ट्रीटी के कॉन्टेक्स्ट के अंदर दुनिया के किसी मुल्क ने उसको सपोर्ट नहीं किया क्योंकि ये है कि ये अगर चीज आप जिस तरह उन पर करना शुरू कर दे तो दुनिया के अंदर सिर्फ पाकिस्तान के अंदर तो दरिया नहीं आ रहे, दरिया तो दुनिया के कई ममालिक के अंदर जो है एक रीजन से दूसरे मुल्क से तीसरे मुल्क, आपके सामने रिवर नील की एग्जांपल्स है कि कई जगह जाता है वहां भी वर्ल्ड बैंक इम्प्लीमेंट करवाई। तो ये सारी चीजें जो थी वो सिर्फ और सिर्फ एक पॉलिटिकल एजेंडा के तौर पर इस्तेमाल की गई और दुनिया के किसी मुल्क में किसी फोरम में और बावजूद इस चीज के इन्होंने किया जो पिछली 3 आर्बिट्रेशन हुई जो 2023 में आई, 2025 जून में आई, 2025 जो आपके अगस्त के अंदर आई, सब ने ये कहा कि इस एग्रीमेंट को या ट्रीटी को आप छेड़ नहीं सकते, यूनिलैटरली सस्पेंड नहीं कर सकते और इसके अंदर वर्ल्ड बैंक इसका गारंटर है और अगर कोई भी इशू आएगा तो इसके 3 फोरम जिसकी बुनियाद इंटरनली तय कर लें, न्यूट्रल एक्सपर्ट्स पे चले जाएं या कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के अंदर चले जाएं। तो मैं ये समझता हूँ कि अब अगला पॉइंट जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो पॉइंट ये है कि हमने पिछले साल से अब तक जो है एक बहुत बड़ी अचीवमेंट की है इंटरनेशनल स्टेटस के अंदर। अब दुनिया के अंदर इंटरनेशनल लॉ जो है वो ताकत के जोर पर चलता है और आपने देखा होगा सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है इस सारे लॉ चीजों को डैमेज किया है वो आपकी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की वीटो पावर है। जब भी कोई चीज आती थी जिस कंट्री का वेस्टेड इंटरेस्ट होता था बिग पावर का उसको वीटो कर देता था। अब अल्लाह की मेहरबानी से ये है कि पाकिस्तान के जितने भी ये अलाइड कंट्रीज इस वक्त बन गए हैं वो सारे के सारे पाकिस्तान के साथ है, चाहे वाशिंगटन है, बीजिंग है, आपके P5 कंट्रीज दूसरे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें इस फोरम्स को फौरी तौर पर बिल्कुल उसको भी इंगेज करना चाहिए। दुरुस्त कहा, साथ ही रहिएगा हाफिज साहब, वहां पे जाए और इंटरनेशनल सैंक्शंस इनके ऊपर लगवाई जाए और इसको फोर्सफुली करवाए गए और उसके बाद नहीं है तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल भेज सकती है। तो इंटरनेशनली उसके बाद कस्टमरी और उसके बाद जो आपका एक वर्ल्ड इन्वायरमेंट है
वो सारे के सारा सूट ये करता है कि इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर पाकिस्तान को बिल्कुल। एक वैसे डॉक्टर सजाद बुखारी साहब की तरफ जाऊंगा। डॉक्टर साहब, एक तरफ तो बात हो रही है खासतौर पर इंडस ट्रीटी की, फिर ऑपरेशन सिंदूर की, फिर इसके साथ साथ अफगानिस्तान का भी जिक्र कर लें। सबसे ज़्यादा आजकल मरकज़ और महवर जो है अफगानिस्तान ही हिंदुस्तान की गोदी मीडिया पे ही है, और सबसे ज़्यादा दर्द जो है काबुल का और अफगानियों का इस वक्त जो है हिंदुस्तानियों को है। तो हमने तो कह दिया कि अल्लाह के वास्ते आप जो है चंद लाख अफगानियों को कोई दिल्ली में जो है अंधेरी में कोई इनको जगह दे दें, कहीं पर जो है हिंदुस्तान के कोई राजस्थान में इनको जगह दे दें, थोड़ा पता तो लग जाए कि ये करते क्या हैं आपके साथ और होते क्या हैं और ये किस तरह से काम उतारते हैं। तो आप समझते हैं कि इस वक्त जो है गठजोड़ जो है दिल्ली का और काबुल का, इस वक्त हम बारहा बता चुके हैं, मगर ये रोज़ाना की बुनियाद पर जो अब नज़दीकियां हैं, ये आप समझते हैं कि बाइज़ ख़तरा है पाकिस्तान के लिए? देखिए, तीन पहलू हैं आपके सवाल के। एक तो तंदूर और संदूर की आपस में सिमिलैरिटीज की आपने बात की है, उनकी जो आपस में आजकल संबंध जिनको ये कहते हैं बने हुए हैं, उसकी क्या वजूहत है। फिर हाफिज साहब ने जो है वो कुछ आर्टिकल्स का हवाला दिया है, तो उसमें दो चीजें मैं बड़ी आम यहाँ पे जिक्र करता चलूं। फिर मैं एवीएम साहब का भी वैसे मशकूर हूँ कि एवीएम साहब ने मुझे मेरे जैसे तालिब इल्म को जो है, क्योंकि वो खुद माशाल्लाह जब से ये ऑपरेशन जब से हमारा बुनियादुल मरसूस ऑपरेशन का आगाज हुआ था, तो एवीएम साहब जो थे वो हर चीज को जुम्बिश बराबर, वो क्या कहते हैं, उन्होंने इग्नोर नहीं किया, बड़ी बारीकबीनी से वो तज्जिए करते रहे। तो मैं एक तो सबसे पहले इस पे आऊंगा कि ये जो अफगानिस्तान के हवाले से बात है, 10 जून 2026 अगर आप सरगई लारूफ की स्टेटमेंट और रूस की वजारत खारजा की तफसीली रिपोर्ट का जायजा लें, तो उसमें 20 मिलिटेंट ग्रुप्स का जिक्र किया गया। फिर उसके बाद मॉनिटरिंग टीम है अक़वाम मुत्तहिदा की, जिसने अभी हालिया दिसंबर 2025 में एक तफसीली रिपोर्ट जारी की है। उसमें भी वाज़े तौर पर जो इन मिलिटेंट्स का जिक्र है, पाकिस्तान को जो खतरात हैं, इस रीजन को जो खतरात हैं, उसका जिक्र भी हुआ है। अभी आपने देखा कि रिचर्ड लेंडसे जो कि ब्रिटिश रिप्रेजेंटेटिव है, उन्होंने अफगान मीडिया को इंटरव्यू देते हुए अफगान मीडिया पे ये कह दिया कि ये जो अफगानिस्तान की सॉइल शर पसंद अनासर के खिलाफ इस्तेमाल हो रही, तो पाकिस्तान का जो स्पेसिफिक टारगेट था पख्तिया, पख्तिका और कुनड़ में जो किया था, इसके अलावा भी है नूरिस्तान, जलालाबाद, फिर स्पिन बोल्दक, यानी कुछ बॉर्डर क्रॉसिंग हमारी ऐसी है जिसपे अभी तक हमने अपने टारगेट्स को अचीव करना है, तो उसकी तो जस्टिफिकेशन बिल्कुल बनती है। अब ये जो इंडस वाटर के हवाले से है ना, ये आजकल इसको ज्यादा क्यों, अभी जो पहले बात हो रही थी, बिल्कुल मैं उसको एंडोर्स करता हूं कि ये जो सिंदूर 2.0 वो यही है, यानी इधर से आप अफगानिस्तान वाला महाज जो है उसको एक दफ से दोबारा से उजागर कर दें, इधर आप आजाद कश्मीर में थोड़े बहुत जो आपने सो कॉल्ड जो वो बैंड कमेटी टाइप के लोग जो हैं उनको दोबारा से, बलूचिस्तान के अंदर प्रॉक्सीज को दोबारा से मुतारिक, तो ये इसको हम कहते हैं ओछे हथकंडे। यानी जब आप हमारी मल्टी डोमेन ऑपरेशन का मुकाबला नहीं कर सके, जब आप हमारे शाइनों का मुकाबला नहीं कर सके, जब आप हमारी कम्युनिकेशन वारफेयर का मुकाबला नहीं कर सके, तो फिर आप ओछे हथकंडे और भोंडी हरकतें आप करेंगे। तो ये अभी इनका ऑपरेशन सिंदूर 2 जो है, ये ऑपरेशन भांड इसको आप कह सकते हैं, सादा लफ्जों में मैं कहूंगा। अच्छा, इसमें जो इंडस वाटर है ना, इसको क्यों ज्यादा इतना एक्सप्लॉइट किया जा रहा है इंडस वाटर को, ये है पॉलिटिक्स। और मोदी जो है, जैसे आपने एक टर्म बड़ी अच्छी इस्तेमाल की थी, दोबारा दोहराइएगा, मेरे काम भी आएगी। आपने कहा था कि जब देश में क्या हो, नहीं तो हमें अमूमन सुनने में आता है जब सीमाओं पे तनाव है तो समझे कि देश में चुनाव है। जी 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 जी, हर चीज के पीछे इनकी डर्टी पॉलिटिक्स है, और हर डर्टी पॉलिटिक्स जो है वो कॉम्प्रोमाइज करवाती है किसको, इनकी जो है फोर्सेस को। यानी अब आप देखें कि आपने एक ऑपरेशन किया, भाई कामयाबी भी होती है, नाकामी भी होती है, आप तस्लीम कर लें। डॉक्टर साहब, मैं एजाज मलिक साहब की तरफ जाऊंगा। बिल्कुल आपने अहम नुक्ता रेज किया है एजाज मलिक साहब। अगर दिफाई पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि हम वक्त पाकिस्तान तैयार है, और पिछले दिनों भारत ने खुद इस चीज़ को तस्लीम भी किया, और उनको नज़र भी आया कि उनका एक कह सकते हैं कि प्राइवेट तैयारा, जिसको कह सकते हैं कि जो कि पाकिस्तान में दाखिल होने की उसने कोशिश की, फौरी तौर पर पाकिस्तान के रडार ने और पाकिस्तान ने रिएक्ट किया और उसको वापस जाना पड़ा। तो समझा जाए कि हम वक्त जो है पाकिस्तान एयरफोर्स, पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान के आर्म फोर्सेस हर उस ऑपरेशन सिंदूर 2 हो, 3 हो, 4 हो, सबके लिए तैयार हैं।
जी अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि अल्लाह ताला के फजलो करम से और पाकिस्तानी अवाम की दुआओं की वजह से पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तान की जो एयर डिफेंस सिस्टम है, जो कि एयरफोर्स जिसको लीड करती है और जिम्मेदार है, जी एयरफोर्स के मिशन का हिस्सा है पाकिस्तान का एयर डिफेंस, तो वो तो जी 24/7 तैयार है। और आप देखिए कि अब हमारे पास जो कैपेबिलिटी साल पहले थी, अब हम उससे भी आगे हैं, और बतदरीज हम उस आगे ही जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि हमारे मुआशी हालात में अगरचे हम स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन हमें गवर्नमेंट की बड़ी सपोर्ट है और वो तमाम ऐसी कैपेबिलिटीज़ को एक्वायर करने के लिए मुसल्लह अफवाज की जो है मदद के लिए हमेशा वो जो है आमादा रहती हैं, सरगर्म रहती हैं। और दूसरी बड़ी बात यह है कि हम तकरीबन उन तमाम टेक्नोलॉजीज में खुद कफील हैं इंडिजनाइजेशन की वजह से, वो साइबर सिक्योरिटी की डोमेन हो, बिल्कुल वो आईटी वॉरफेयर हो, वो एयर डिफेंस इक्विपमेंट हो, ड्रोन टेक्नोलॉजी हो, और मिसाइल सिस्टम या फाइटर जो अपग्रेडेशन है, वो हम मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, वो पाकिस्तान में हर किसी को पता है कि पाकिस्तान कहाँ खड़ा है और किस तरह उसको मज़ीद हर आने वाले दिनों में उसके लिए जो है उसको बेहतर से बेहतर और जो फ्यूचरिस्टिक थ्रेट्स हैं उसके मुकाबले में उसको हम विजुलाइज करके फिर उसको जो है एक्वायर करते हैं, डेवलप करते हैं। तो उसमें कोई जो है दो राय नहीं है। लेकिन मैं फिर भी ये कहूँगा कि देखिए, जब तक कोर इश्यूज हमारे मौजूद हैं, और वो तीन ही हैं, कश्मीर, वाटर, इंडस वाटर बिल्कुल और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, जब तक ये मसाइल मौजूद हैं जंग का ख़तरा मौजूद रहेगा। लेकिन जंग दोनों मुल्कों के लिए नहीं, इस खित्ते के लिए तबाही का बाइस बन सकती है। हम हमेशा से, जब से दोनों मुल्क न्यूक्लियर हुए 98 से, हम ये कहते चले आए हैं हर फोरम पे और बिल्कुल बायलैटरल ऑफर्स में भी, एजाज साहब आपने कि दुरुस्त जंग की फरमाया कि गुंजाइश दोनों नहीं है। मुल्कों के हक में नहीं है जंग, और जंग से जो है मसाइल हल नहीं होते। मगर क्या करें कि पड़ोसी अगर शरारती हो, उसको समझा समझा के थक जाएं, और समझे ना तो फिर कुछ ना कुछ करना तो पड़ेगा। मखदूम साहब, आपकी तरफ आऊँगा। आप समझते हैं कि वाक़तन जो कि इस वक्त एजाज साहब जो बात कर रहे हैं, मगर उसके बावजूद जो है हिंदुस्तान की सुबह से लेकर रात तक, रात से लेकर फिर सुबह तक पाकिस्तान से शुरू होकर और पाकिस्तान पे ही हर कहानी ख़त्म होती है, चाहे उनका सियासी जो है इलेक्शन का समा हो और फिर जो है कोई भी चीज़ हो, वो सारी की सारी पाकिस्तान पे ही चलती है। जी ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि एक तरफ तो वो अपने मीडिया के जरिए ये तासर देता है कि पाकिस्तान तो उनके लिए मैटर ही नहीं करता, और दूसरी तरफ हमारे किसी साबिक कैरेक्टर की किसी औलाद की शादी कहीं हो रही हो, या हमारे की किसी फनकार की जिसको शायद हम भी उतना ना जानते हो, इतने पॉपुलरिटी ना हो, उसका कोई स्कैंडल हो, उनका सोशल मीडिया सारा इसी से भरा होता है। और मेन स्ट्रीम मीडिया भी उनका सारा फोकस जो है ना, वो समझते हैं कि पाकिस्तान पे रखें तो हमारा सर्वाइवल है, क्योंकि मसाला लगाना तो फिर बात की चीज होती है, वो उस पर करते हैं। अभी उनकी प्रॉब्लम ये बनी है कि उनका मीडिया इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी खो चुका। ये ऑपरेशन सिंदूर जो उनका था उसके जरिए जो रही सही थी, बाकी तो उनकी EU डिसइंफो लैब ने सारी खत्म कर दी थी उनकी गवर्नमेंट की। हुकूमत उनकी डिप्लोमेटिक आइसोलेशन में जा चुकी है। उनकी पॉलिटिकली जो है उनके पास इस वक्त बेचने के लिए है कुछ नहीं, तो सारा फोकस तो आना मखदूम साहब, वक्त की कमी की वजह से मुझे प्रोग्राम यहाँ पे रोकना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया प्रोग्राम के लिए, आपका बहुत शुक्रिया। हाफिज एहसान साहब आपका बहुत शुक्रिया, डॉक्टर सजाद बुखारी साहब आपका बहुत शुक्रिया, और एजाज मलिक साहब आपका बहुत शुक्रिया। तय है कि बात की आज कम से कम हिंदुस्तान ने इस चीज़ को तस्लीम किया कि 6 जो है फ़ौजी इस जंग में पाकिस्तान के हमले में हलाक हुए, और इसके भी ज़्यादा तादाद है। मगर कम से कम राजा सिंह जो कि कई महीनों से हिंदुस्तान की अपोजिशन, हिंदुस्तान का आम शख्स पूछ रहा था कि आखिर
हमारी लोग कितने मारे गए, नुकसान कितने हुए, मगर वो बताने से कासिर थे। मगर अब आहिस्ता आहिस्ता हक़ाइक़ सामने आ रहे हैं कि जो पाकिस्तान कह रहा था कि पाकिस्तान ने हमला किया है और उसमें काफ़ी उनका नुकसान हुआ है, चाहे वो एयरफोर्स का नुकसान हो, चाहे उनके जहाज़ हो, चाहे वो फिर उनके फ़ौजी हों। हलाकतें तो हुई हैं, मानना पड़ेगा, और वक्त और तारीख यकीनन ही उनका पीछा करेगी। राजनाथ सिंह हो या नरेंद्र मोदी, तारीख कभी माफ़ नहीं करेगी। आफ्ताब मोगरी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।